Hello everyone, I'm back with my videos, and today we're gonna cover the remaining portion or the terms, the another few terms which are necessary or which are required to study the macroeconomics. So we are on the basic terms and we have started with the national income and its related aggregate units. So firstly, I want to give you guys quick recap about what we have studied in our previous video. So we have studied the circular flow of income. It can be done in three phases, as you can see in this on the slide. Here the three phases are written: the generation, disposition and distribution phases, the stock and flow concept. Flow और stock क्या होता है? Stock क्या होता है? जो point of time पे measure होता है, like on a particular day or date. And flow is measured on the period of time, like for January, December, मतलब एक मंथ के लिए अगर हम मेजर कर रहे हैं. सो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट. मनी फ्लो एंड रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो में क्या होता है और मनी फ्लो में क्या होता है? मनी फ्लो में हम फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स को फ्लो को देखते हैं और रियल फ्लो में फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज के फ्लो को देखते हैं. मीन्स द फैक्टर ऑफ पेमेंट्स कैन बी वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ओके, बट रियल फ्लो में क्या होता है? फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ सर्विसेज. लाइक कोई भी एक लेबर है, ए लेबर है, उसने एक्सवाइजेड कंपनी को अपनी लेबर की सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो वो क्या हो गए? फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. सो रियल फ्लो में हम रियल टर्म्स में जो भी फ्लो होगा वो हम देखेंगे, और मनी फ्लो में हम मनी को देखेंगे. मनी से हम क्या देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स. ओके, so I hope that you all will be able to recall the three terms which we have studied in our previous video. So now we're gonna study the basic concepts of some more key points so that we can understand the macroeconomics. Or so these terms which we are gonna study in this video are the basis, so that हम एक structure form कर ले और फिर हम macroeconomics को study करें by using these terms. Okay, so keep a watch. So the first basic term is domestic territory. Domestic territory में क्या include होता है और क्या नहीं. So first is what it does include: ships और aircrafts. अगर कोई भी normal resident own and operate कर रहा है between two or more countries, तो वो domestic territory में आएंगे, otherwise it won't. The second point is fishing vessels या फिर कोई भी floating platform operate करे जा रहे हैं normal resident in the water, बट वहाँ पे क्या होना चाहिए? उनका राइट टू ऑपरेट होना चाहिए अगर वो इंटरनेशनल वाटर्स में अपने भी वेसल या फिर इनके पास अगर एक्सक्लूसिव राइट टू ऑपरेट है, सो क्या होगा? वहाँ पे हम कह सकते हैं कि दे आर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी. अब क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में? कोई भी एम्बेसीज है, कंसल्टेंट्स है, या कोई भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स है, वो इंक्लूड नहीं होंगे, या फिर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, सो दे विल आल्सो नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. सो नाउ वी गोना सी कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं. नॉर्मल रेजिडेंट्स वो पर्सन होते हैं जिनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उस पर्टिकुलर कंट्री में लाई करता है, वो वहीं पे रहते हैं. बट इनमें कुछ कुछ चीज़ें क्या होती हैं जो इंक्लूड नहीं भी करते हैं. सो वो क्या हो सकती है? या तो कोई फॉरेन टूरिस्ट हो जो कि हॉलीडे या फिर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया हो, या फिर कोई भी कॉन्फ्रेंस के लिए आया हो, वो इंक्लूड नहीं होंगे. और अगर कोई भी फॉरेन एम्बेसी के स्टाफ्स हैं, उनको भी इंक्लूड नहीं करेंगे. कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वो भी इंक्लूड नहीं होंगे. कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की स्टाफ, ठीक है, या फिर एम्प्लॉइज हैं, वो भी इंक्लूड नहीं होंगे. या फिर कोई सीजनल वर्कर हो गए जो कि कंट्री में आता है और अपने गुड्स को सेल आउट करके चला जाता है विद इन द लेस देन 1 ईयर. और कोई भी ऐसे बॉर्डर वर्कर हो गए जो कि रोज बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे उस पर्टिकुलर कंट्री के. सिटीजनशिप वर्सेस रेजिडेंटशिप. अब सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप क्या होती है? सिटीजनशिप क्या है? एक लीगल कंसेप्ट है जो कि बेस्ड होता है प्लेस ऑफ बर्थ पे. अब अगर कोई पर्सन है जो कि इंडिया में बॉर्न हुआ है, उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी. ओके, वो ऑटोमेटिकली, मैं कोई अगर मैं ही हूँ, तो अगर मैं इंडिया में बॉर्न हुई हूँ तो मैं इंडिया की सिटीजन हूँ. बट अगर कोई भी दूसरी कंट्री का पर्सन है, वो क्या कर रहा है?
वो अप्लाई कर रहा है सिटीजनशिप के लिए, अगर उसको लॉ परमिट कर देता है कि या यू कैन बिकम द सिटीजन ऑफ आर कंट्री, सो वो तभी क्या वो होगा, सिटीजन कहलाएगा, नहीं तो अदरवाइज ही वोंट। फिर रेजिडेंटशिप में क्या होता है, रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, सिटीजनशिप लीगल कंसेप्ट है, तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। सो हम क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कंसेप्ट कैसे है, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है उसी कंट्री में। अगर वो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इफ ही शी रिजाइड्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर और हिज और हर सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, और वी कैन से his economic interest also lies in the country, then he is liable or became liable for residentship। और उसका क्या होना चाहिए, मोर देन 1 ईयर होना चाहिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तभी he or she will be liable to become the resident of a particular country। now Now here we can see the example so that we will be able to understand the citizenship and residentship term in a more clear manner. So here we can see that here is a person. We can assume that he's Mr. A and he's born in America, and you can see that here 3 points are given for about this person. So he resides in India for more than 1 year। सो अब ये पूछ रहे हैं कि इज ही अ रेजिडेंट और अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सो अब हम देखेंगे कि पहले वो बॉर्न हुआ है अमेरिका में, तो वो सिटीजन तो नहीं हो सकता इंडिया का, बिकॉज उसके लिए उसे क्या प्लेस ऑफ बर्थ उसका इंडिया होना चाहिए। बट हमने ये देखा कि वो रिजाइड कर रहा है इंडिया में फॉर मोर देन 1 ईयर्स। सो अब रेजिडेंटशिप में हमने क्या पढ़ा था कि वो मोर देन 1 ईयर के लिए रिजाइड करा होना चाहिए उस पर्टिकुलर कंट्री में। सो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वो रेजिडेंट है और उसको रेजिडेंटशिप मिलेगी कहाँ की, इंडिया की। तो ही इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वो हमसे पूछता अमेरिका के बारे में कि अमेरिका का बताओ, अगर वो अमेरिका का सिटीजन होगा या फिर रेजिडेंट होएगा, तो हम क्या कहते हैं, वो अमेरिका का सिटीजन है। वाई, बिकॉज ही इज बोर्न इन अमेरिका। अब हम देखेंगे कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो कि हमें किसी भी फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए मिली है, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम वो होती है जो हमें किसी भी सर्विसेज, अगर हम कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, अगर हम उसके लिए नहीं, कोई भी सर्विसेज नहीं हमने प्रोवाइड करी, ठीक है, हमें उसके लिए कोई भी इनकम मिली, तो हमारे लिए क्या हो गई, फैक्टर नहीं बल्कि ट्रांसफर सर्विसेज हो गई। अब ट्रांसफर सर्विसेज के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट मनी, एक्सेट्रा। So let's see the difference between these two terms, factor income and transfer income। So factor income और transfer income का meaning हम लोग देख चुके हैं। Now we'll फर्स्ट किसी भी डिफरेंस को लिखने के लिए हम सबसे पहले मीनिंग को बेसिस लेते हैं। देन इज नेचर। जो फैक्टर इनकम होता है वो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होता है, बट जो ट्रांसफर इनकम है वो दोनों में ही इंक्लूड नहीं होता है। जो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की टर्म है, वी गोना स्टडी इट इन ब्रॉड टर्म्स जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन लेंगे। ओके, सो अभी के लिए बस हम इतना याद रख सकते हैं कि फैक्टर इनकम जो है वो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है और ट्रांसफर इनकम नहीं होता है, क्योंकि आगे ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जिसमें ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम गिवन होएगा, और वी हैव टू क्लासीफाई वेदर टू इंक्लूड इट इन नेशनल इनकम और वेदर टू इंक्लूड इट इन डोमेस्टिक इनकम। ओके, so the next is concept। so the earning concept is for फैक्टर इनकम। वाई, बिकॉज क्योंकि हम फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करके कुछ अर्न कर रहे हैं। बट ट्रांसफर इनकम इज अ रिसीव कंसेप्ट। वाई, बिकॉज हमें सिर्फ रिसीव हो जाता है, वी डोंट, दिस इज डजंट नेसेसरी कि हमें कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ओके, द रिसिपिएंट इज the labor or factors of production, we can say, or here in the transfer income the recipient is generally the households and the government, and we have also seen the examples earlier, so I hope that the difference between these two terms are clear। Now we can see the two terms, which is final goods and intermediate goods। सो फाइनल गुड्स क्या हो, ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। सो वो गुड्स जो कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए होती हैं वो फाइनल गुड्स है, और वो गुड्स जो कि रीसेल और
प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होती है वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। अब ये गुड्स जो है ना ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, तो इनका बेसिक जो भी कंसेप्ट होएगा या फिर बेसिक जो भी कॉमनैलिटी होगी इनके बीच, वो क्या है कि ऑन द टाइप ऑफ पर्सन यूजिंग द गुड पे डिपेंड करेगा कि वो फाइनल है या वो इंटरमीडिएट। बस फाइनल के लिए हमें क्या याद रखना है कि उसके 2 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, और इंटरमीडिएट के लिए क्या है, रीसेल ऑफ अ फर्दर प्रोडक्शन। So let's see the difference between these two terms, final goods and intermediate goods. Final goods का meaning और intermediate goods का meaning हम पढ़ चुके हैं. Now we'll start with the nature. So nature में क्या होता है, जो final goods है उसमें वो domestic और national income दोनों में include होता है, but intermediate goods जो है वो include नहीं होता है दोनों में. Okay. बट वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फाइनल गुड्स में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता है, बट इंटरमीडिएट गुड्स में होता है. वैल्यू एडिशन हम कैसे देख सकते हैं, अगर हमने कोई भी एक एग्जाम्पल, हम नीचे नीचे के एग्जाम्पल से अगर हम देख लें, यहाँ पे हम देख रहे हो, तो अगर किसी भी हाउस होल्ड ने कोई मिल्क परचेज करा है, ठीक है, या फिर कोई भी एक ब्रेड पकौड़ा बनाने वाला है, ठीक है, अगर हमने हमने फाइनल ब्रेड पकौड़ा बना लिया, वो फाइनल गुड हो गई हमारी, ठीक है, तो उसमें कोई वैल्यू एडिशन तो नहीं होना ना, क्योंकि उसमें बेसन की कॉस्ट और ब्रेड की कॉस्ट और ऑयल की कॉस्ट सब लग चुका है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट है ब्रेड पकौड़ा. बट इंटरमीडिएट गुड क्या हो गया हमारा, ब्रेड, ठीक है. ब्रेड में अब हम बेसन भी लगाएंगे, उसमें ऑयल में उसको फ्राई करेंगे, तो वो सबकी कॉस्ट ऐड होगी ना अभी, तो वो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हो गई जिसमें कॉस्ट ऐड होनी बाकी है. प्रोडक्शन बाउंड्री जो है फाइनल गुड्स क्रॉस कर चुका होता है, बट दे आर इंटरमीडिएट गुड्स आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है. अभी उसमें और प्रोसेसिंग होनी है तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. ऐसे ही हम फाइनल गुड का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मिल्क अगर किसी भी हाउस होल्ड ने परचेज करे फॉर कंजम्पशन, सो वी कैन से कि इट इज अ फाइनल गुड. अगर मिल्क किसी डेयरी शॉप ने परचेज करें फॉर रीसेल, सो वी कैन से दैट इट इज अ इंटरमीडिएट गुड. आई होप दैट द डिफरेंसेस आर क्लियर. अब हम कुछ आइटम्स देख सकते हैं जो भी आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ 12 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तब हमें ये फाइंड आउट करना है कि फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड्स है. पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर, इट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एज पेपर इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम ईयर. ठीक है, पब्लिशर ने परचेज करा है, तो वो क्या करेगा, उसने पेपर तो परचेज कर लिया बट उसमें कुछ पब्लिश भी तो करना है, तो पब्लिश करेगा, तो उसके लिए पेपर क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया. फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल, इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज इट इज परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे हमें वो वर्ड्स, वो जो की टर्म्स है वो यूज करके अपने स्टेटमेंट को लिखना है, ताकि हमारे आंसर जो है वो प्रेजेंटेबल लगे, और जितना भी शॉर्ट हम लिख सकते हैं ना, और टू द पॉइंट होना चाहिए. तो अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देख सकते हैं, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड्स, इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट एट एज इट इज यूज्ड बाय द हाउस होल्ड्स. ओके, फॉर फाइनल कंजम्पशन. अब यहाँ पे फाइनल कंजम्पशन का पॉइंट आ गया, तो ये हमारे फाइनल गुड्स हो गए. अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा, हमने देखा था ना कि कोई भी कम्युनैलिटी क्या है उसमें, कि जो भी पर्सन उसे यूज कर रहा है वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड कहलाएगा या फिर वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप. अब ग्रोसरी शॉप तो खुद नहीं खाएगी ना, तो वो दूसरे बंदे को ही रीसेल करेगी, तो क्या होगा, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गए जो कि फर्दर रीसेल होने वाले हैं. कोल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, ये भी इंटरमीडिएट गुड्स हो गए क्योंकि ये फर्दर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं विद इन द सेम ईयर. सो हमें उस, हमारी जो स्टेटमेंट है या फिर जो भी मीनिंग है उसका, हमें उसको मीनिंग लिखना है. ठीक है, हमें आंसर कैसे प्रेजेंट करना है कि यस इट इज एन, वी कैन, अगर उन्होंने पूछा है कि इट इज एन फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, सो वी कैन से इट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स फॉर बिकॉज इट इज फॉर रीसेल. अगर वो रीसेल के लिए तो वो रीसेल लिख देंगे हम. अगर इट इज फॉर फर्दर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सो वी कैन राइट इट एज फर्दर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम ईयर. ड्यूरिंग द सेम ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कुछ कुछ की टर्म्स होते हैं जो कि बहुत ही रिक्वायर होते हैं हमारे आंसर्स में. इफ दीज की टर्म्स आर प्रेजेंट इन योर आंसर, यू विल गेट गुड मार्क्स और यू विल गेट फुल मार्क्स. कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस. अब कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस,
तो वो फाइनल प्रोडक्ट है क्योंकि वो परचेज करा गया इन्वेस्टमेंट के उससे। कोल यूज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, अब ये भी फाइनल प्रोडक्ट है। अब हमने देखा था एक जगह पे कोल किस लिए यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म यूज कर रही है, बट यहाँ पे कंज्यूमर है और हाउस होल्ड है। तो कंज्यूमर क्या होता है, वो तो फाइनल एंड यूजर है, तो वो फाइनल कंजम्पशन ही करेगा। मोबाइल सेट्स परचेज बाय मोबाइल डीलर, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। वाई? बिकॉज क्योंकि ये फर्दर रीसेल करेगा उसमें वैल्यू एडिशन करके। परचेज ऑफ पल्सेस बाय अ कंज्यूमर, तो purchase of pulses by a consumer, consumer is for end user, consumer is end user, so consume, he or she will consume the good and it will be called as final goods. Chalk, duster, etc. purchased by a school. So these are intermediate products because these are taken to be used up completely during the same year. Okay, अब ये तो पूरे साल यूज करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि एक बार यूज करा फेंक देंगे, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाएंगे। दिस वन इज क्वाइट कंफ्यूजिंग क्योंकि अगर कोई नई पहली बार ये चीज पढ़ रहा है तो उसके लिए बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा वो, कि नहीं नहीं यहाँ पे तो स्कूल भी लिखा हुआ है, परचेज करा है उन्होंने, वो तो इन्वेस्टमेंट ही करेंगे या तो वो फाइनल कंज्यूम करने के लिए करेंगे। तो नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्ट पे भी तो डिपेंड करता है ना कि वो कैसा प्रोडक्ट है। अगर वो चॉक डस्टर है तो वो तो पूरे साल यूज होगा, तो पूरे साल यूज होगा तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया ना। fertilizer used by our farmers. These are intermediate products because fertilizers are used for further production during the same year. उससे अब हमने हमारा फर्टिलाइजर तो कोई एंड प्रोडक्ट नहीं है ना, फार्मर वो तो नहीं बेचेगा, फार्मर्स तो वो प्रोडक्ट बेचेगा ना जो वो उगाएगा। तो ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। प्रिंटर परचेज बाय लॉयर, इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज इट इज परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो तो काफी टाइम चलेगा, इन्वेस्टमेंट हो गई ना एक तरीके से। तो प्रिंटर जो है वो हमारा लॉयर ने अगर परचेज करा है तो इट इज एन फाइनल प्रोडक्ट। So now we cover the consumption and capital good terms. So what it stands for, consumption goods जो कि कंज्यूमर की वॉन्ट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, और कैपिटल गुड्स वो जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो कंजम्पशन गुड्स के हम डिफरेंसेस और स्टेटमेंट्स भी देखेंगे कुछ कुछ, जो कि जिससे we'll be able to more clear about these two terms. So we can see that the consumption goods have four types. So we can see कि एक गुड जो है वो क्या करती है, वो कंज्यूमर के वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, बट कैपिटल गुड्स क्या करती हैं, दे हेल्प इन द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, अब इनके बीच के तीन ही पॉइंट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, सो ये जो कंजम्पशन गुड्स है वो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देते हैं ह्यूमन वांट्स को, और दे हैव अ डायरेक्ट डिमांड। सच गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, सो सच गुड हैव डिराइव्ड डिमांड। ओके, कैपिटल गुड्स जो है वो क्या करते हैं, वो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। मतलब कि कोई भी मशीन हो गई, ठीक है, मशीन से हम फर्दर प्रोडक्शन करेंगे ना कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो इनडायरेक्टली डिमांडेड हो गए ना। अब कंपनी कोई भी XYZ फैक्ट्री है, उसको मशीनरी भी चाहिए होगी, तो मशीनरी वो डिमांड करेंगे, है ना, फॉर मेकिंग एनी यू नो एनी मफिन और समथिंग। कोई भी मशीनरी हो जिसको यूज करके हम मफिन्स बना सकते हैं, या फिर कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट हो कोई बनाना हो, तो उसके लिए हम कैपिटल गुड्स बोलेंगे, और उनकी क्या होगी, डिराइव डिमांड होगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे हेल्प इन राइजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। ओके, एक्सपेक्टेड लाइफ, मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। ठीक है, क्योंकि फटाफट कंज्यूम कर लेते हैं ना, तो लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। बट कंज्यूमर और जो कैपिटल गुड्स होती हैं उनकी क्या होती है, उनकी मोर देन 1 ईयर लाइफ होती है। मशीनरी है वो सालों साल चलती है, रिपेयर करवा ले, बीच में रिपेयर करवा लो, बस उसके बाद फिर क्या होगा, वो ईयर, मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, जितने भी ईयर्स होंगे वो चलती रहेंगी। नाउ अब हम कुछ चीजें देख सकते हैं। कोई भी, ये हमने कुछ 4 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनको हमने क्लासिफाई करने की कोशिश करी है कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में। फाइनल गुड्स के अंदर ये 2 गुड्स आ जाते हैं, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स।
कैपिटल गुड्स कैसे आ जाते हैं, क्योंकि कैपिटल गुड्स भी एक कोई भी फैक्ट्री यूज कर रहा है उसे, तो उसके लिए तो वो फाइनल गुड्स ही हो गए ना, वो फाइनल कंजम्पशन क्या करेगा, उससे प्रोडक्ट बनाएगा कंज्यूम करके। तो कैपिटल गुड्स अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स एज वेल। सो कार है, अगर वो किसी हाउस होल्ड ने परचेज करी है तो वो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है। बट अगर वही कार किसी टैक्सी ड्राइवर ने परचेज करी है या फिर किसी फर्म ने परचेज करी है फॉर बिजनेस यूज, तो वो कैपिटल गुड्स हो गए। और अगर किसी कार डीलर ने परचेज करी है फॉर रीसेल, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। अब क्लोथ है, अगर किसी हाउस होल्ड ने परचेज कर ली तो वो हमारी कंजम्पशन गुड्स। अगर अनसोल्ड है किसी ट्रेडर के अकाउंटिंग ईयर में, किसी भी अकाउंटिंग ईयर में अगर वो अनसोल्ड रह जाती है कोई भी क्लोथ, तो वो क्या हो गई, कैपिटल फॉर्म कर जाएगी वो। ओके, फॉर मोर देन 1 year। इफ परचेज बाय अ टेलर फॉर मेकिंग ड्रेसेस, सो इट इज एन इंटरमीडिएट गुड। अब शुगर है, अगर हाउस होल्ड ने, तो हम सब में देख सकते हैं कंजम्पशन हो गया, फाइनल गुड हो गया। हाउस होल्ड परचेज कर रहा है तो भाई वो हम सीधा सीधा देख के बोल देंगे कि हाँ ये कंजम्पशन गुड्स। बट कैपिटल गुड्स क्या होंगी, शुगर, अगर इफ लाइंग अनसोल्ड विद अ ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर। और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होगा, इफ इट इज यूज्ड बाय स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स, तो ये क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। अब अगर किसी डॉक्टर ने सर्विस प्रोवाइड करी है और वो किसी हाउस होल्ड ने ली है, तो वो कंजम्पशन गुड्स हो गए। अगर किसी इंटरप्राइज ने यूज करी क्योंकि उसके पास निमरस ऑफ एम्प्लॉयज है और कोई, तो वो क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, क्योंकि वो उनका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है ना। तो वो उनके लिए क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। कि हाँ इतना इतनी एक प्रोडक्ट को बनाने में हमें एम्प्लॉयज को भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। सो उसके लिए डॉक्टर्स भी चाहिए होंगे, तो वो क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। So thank you so much everyone. I hope that all the terms which I have taught you guys are clear, and I have also made a slide for a quick recap, and I will try to make more and more examples, or to use more and more examples, so that it will be more clear to you guys. And thank you so much. And in the next video we're gonna cover the numerical portions, or the terms which are required for numerical calculations. So stay tuned. Thank you.